बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हम चैप्टर 3 डायनामिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, विच क्वांटिटी इज मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। इनमें से कौन सी क्वांटिटी मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी है। तो हम ये जानते हैं कि जो इनर्शिया है वो मास पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास, तो इस वजह से इसका ए ऑप्शन ठीक होगा, मास। सेकंड एमसीक्यूज है, A force of 5 न्यूटन is applied to a body weighing 10 न्यूटन। एक फोर्स 5 न्यूटन की अप्लाई की गई है एक बॉडी पे जिसका वेट 10 न्यूटन है। What is its acceleration in मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अगर हम देखें तो हमें फोर्स गिवन है और वेट गिवन है। ठीक है, फोर्स 5 न्यूटन गिवन है और वेट 10 न्यूटन गिवन है। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो पहले एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है F=ma, इसमें हमारे पास m नहीं है, तो वेट की मदद से हम मास फाइंड करेंगे। W इक्वल होता है mg के, m इक्वल हो जाएगा W/g, यानी कि वेट हमें 10 गिवन है तो g की वैल्यू 10 होती है, ये 1 kg आ गया। F=ma में वैल्यूज पुट करेंगे, फोर्स हमें गिवन है, मास 1 कैलकुलेट किया तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। MCQs नंबर 3, If a steel cube has acceleration 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर स्टील क्यूब का एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, another same steel cube is plugged into it, और एक और स्टील क्यूब उसमें प्लग किया गया है, what is acceleration of this combination। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा इस कॉम्बिनेशन का। स्टील क्यूब का एक्सेलरेशन पहले 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था और बाद में सेम स्टील क्यूब ऐड किया है, तो मतलब हमारे पास इसका मास क्या हो गया डबल हो गया। जब मास डबल हो जाएगा तो एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके लिए हमें मास और एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशन देखना है। अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को देखें तो उसके मुताबिक जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है किसी भी बॉडी में फोर्स अप्लाई करने के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। तो हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन और मास का रिलेशन देखना था, तो एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है मास के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने स्टील क्यूब का मास डबल कर दिया तो एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा, यानी कि मास डबल किया तो एक्सेलरेशन हाफ, यानी कि 10/2 5 हमारे पास आंसर आएगा। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 4 है, ऐसा यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज। लीनियर मोमेंटम का SI यूनिट क्या है। तो हम मोमेंटम का फार्मूले की मदद से इसका यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। P इक्वल होता है mv के, तो मास का यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 5, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस इनक्लोज्ड इन ए ग्लास वेसल एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज एन एग्जांपल ऑफ। मॉलिक्यूल्स हैं गैस के और वो इनक्लोज्ड हैं एक गैस वेसल में कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो ये किस चीज़ की एग्जांपल है। ये हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल है। आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है, जिसके ऊपर बाहर से कोई भी फोर्स इंप्लीमेंट ना हो रही हो। तो जब हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि बाहर से कोई भी हमारे पास टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, बाहर से कोई फोर्स इंप्लीमेंट नहीं हो रही, तो इसका ऑप्शन आइसोलेटेड सिस्टम आएगा, सी ऑप्शन। MCQs नंबर 6, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू। चेंज इन मोमेंटम, हमें जो फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन पड़ा था उसके मुताबिक F इक्वल आ जाता है डेल्टा P/T के, यानी कि फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल है। तो यहाँ से हमें पूछा गया था कि चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होगा, तो चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा P इक्वल आ जाता है, ये T इधर जाकर मल्टीप्लाई होता है तो FT, यानी कि फोर्स इनटू टाइम, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर 7, द टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली इज इक्वल टू। टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी है जो फ्रीली फॉल कर रही है, तो उसका टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होगा। तो ये हमें पता है कि फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन F इक्वल टू डेल्टा P/T होता है। तो यहाँ पर फ्रीली फॉलिंग बॉडी के ऊपर जो फोर्स इंप्लीमेंट कर रही होती है वो उसके वेट की इक्वल होती है, तो ये
वेट की डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। MCQs नंबर 8, as the rocket moves upwards during its motion it consumes fuels। एक रॉकेट मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में तो वो फ्यूल कंज्यूम करता है, उसका एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो जो रॉकेट ऊपर मूव करता है तो उसका जो मास होता है वो कम होता जाता है, क्योंकि उसके मास का जो फ्यूल होता है जाहिर सी बात है बर्न होता जा रहा है। एक रॉकेट में ऑलमोस्ट 80% फ्यूल होता है और 20% सिर्फ वो हिस्सा होता है जिसने ऊपर जाना होता है। तो जो वो 80% पार्ट फ्यूल का कंज्यूम होता जा रहा है तो रॉकेट का मास कम होता जाएगा। तो रॉकेट का मास कम होता जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। ए ऑप्शन आएगा इंक्रीज। MCQs नंबर 9, A book of mass 5 kg is placed on the table। एक बुक जिसका mass 5 kg है उसको टेबल पे रखा गया है। What is magnitude of force acting on the book? फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा जो बुक पे इंप्लीमेंट होगी। तो हमारे पास m इक्वल है 5 kg के। What is the magnitude of the force? F कैलकुलेट करना है। तो बुक के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही होगी, बुक का वेट डाउनवर्ड होगा तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड होगी, यानी कि जितना वेट होगा बुक का उसकी इक्वल फोर्स बुक पे इंप्लीमेंट हो रही होगी। तो F इक्वल होगा उसके वेट के, यानी कि फोर्स उसके वेट की इक्वल होगी। F इक्वल टू W इक्वल होता है mg के। तो m हमें गिवन है 5 kg इंटू g की वैल्यू होती है 10, F इक्वल आ जाएगा 50 न्यूटन। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 10 है, टेकिंग ऑफ रॉकेट कैन बी डैश ऑफ मोशन। टेकिंग ऑफ, रॉकेट टेक ऑफ कर रहा है तो वो किस चीज़ की एग्जांपल हो सकती है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, थर्ड लॉ ऑफ मोशन या फोर्थ लॉ है। तो ये हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो रॉकेट से जो फ्यूल होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकल रहा होता है, इजेक्ट हो रहा होता है, जिसके नतीजे में उसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि अपवर्ड रॉकेट मूव कर रहा होता है। इस वजह से इसका सी ऑप्शन थर्ड लॉ करेक्ट आएगा। MCQs नंबर 11 है, नेट फोर्स ऑन द बॉडी फॉलिंग इन एयर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू। नेट फोर्स एक बॉडी पे जो फॉल कर रही है एयर में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, उस पर नेट फोर्स क्या होगी, यानी कि एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एयर में फॉल कर रही है तो उस पर नेट फोर्स क्या होगी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो इसका मतलब ये होगा कि उसके ऊपर नेट फोर्स भी जीरो है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। MCQs नंबर 12, स्मॉल स्पोर्ट्स कार collides head on with a massive truck, which vehicle experiences the greater impact force। कि एक स्मॉल स्पोर्ट्स कार है और वो कोलाइड करता है मैसिव ट्रक के साथ, तो कौन सी व्हीकल एक्सपीरियंस करेगी ग्रेटर इम्पैक्ट फोर्स। अब इम्पैक्ट फोर्स क्या है ये पहले आपको समझने की जरूरत है। कार मूव कर रही है और हैवी व्हीकल मूव कर रहा है, दोनों आपस में कोलाइड करते हैं। कार जाके लगती है किसको, हैवी व्हीकल को, ट्रक को, तो वो क्या करेगी, उसके ऊपर फोर्स इंप्लीमेंट करेगी। ठीक है, अब जो कार ने उसके ऊपर फोर्स इंप्लीमेंट की तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक उस ट्रक ने भी कार के ऊपर सेम फोर्स इंप्लीमेंट की, तो इस वजह से इसका सी ऑप्शन आएगा, दे एक्सपीरियंस दी सेम फोर्स। MCQs नंबर 13, a force acts on a body for 2 seconds and it produces 50 kg/s change in its momentum. The force acting on the body is, फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी पे 2 सेकंड्स के लिए, टाइम हमें 2 सेकंड गिवन है, प्रोड्यूसेस 50 kg/s चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी 50 kg/s। फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है, तो फोर्स इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, यानी कि डेल्टा पी ओवर टी के। वैल्यूज पुट की तो ये आंसर 25 न्यूटन आ गया, सी ऑप्शन होगा। MCQs नंबर 14, A body is moving on a straight line and you apply a force। एक बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन के साथ और उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई की गई परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन, और उसकी मोशन परपेंडिकुलर थी।
तो ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की गई परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन, यानी कि ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, अब उसके ऊपर जो ही हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स इंप्लीमेंट करते हैं, सपोज वो टुवर्ड्स द सेंटर थी, तो जब उसके ऊपर परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द सेंटर परपेंडिकुलरली जब उसके ऊपर फोर्स इंप्लीमेंट हो गई तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, सर्कल में, क्योंकि आपको पता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर होती है, और हम किसी भी पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी और फोर्स की डायरेक्शन देखें तो वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है और जिस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर बॉडी मूव्स इन ए सर्कल, यानी कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। एमसीक्यूज नंबर 15, व्हेन ए हैंगिंग carpet is beaten by stick, dust flies off the carpet. It is mainly due to, जब एक कारपेट है जिसको हैंग किया गया है और उसको हम स्टिक की मदद से बीट करते हैं, स्टिक की मदद से हिट करते हैं, तो उसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो किस वजह से उतर जाते हैं उस कारपेट से? तो होता ये है कि जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई इम्प्लीमेंट करते हैं, हम स्टिक की मदद से उसको हिट करते हैं, तो जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो रेस्ट में थे। अब हिट हमने कारपेट को किया तो कारपेट के ऊपर फोर्स लगी और कारपेट आगे की तरफ मूव कर जाती है। जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इनर्शिया की वजह से अपनी पोजीशन बरकरार रखने की कोशिश करते हैं, तो वो कारपेट से अलग हो जाते हैं। तो इसका ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इनर्शिया ऑफ डस्ट। एमसीक्यूज नंबर 16, ए बकेट हैविंग सम वाटर इज रिवॉल्व्ड इन वर्टिकल सर्कल। एक बकेट है जिसमें कुछ पानी है और उसको वर्टिकल सर्कल में रिवॉल्व किया गया है। वाटर डज नॉट स्पिल आउट इवन द बकेट इज अपसाइड डाउन, यानी कि बिल्कुल एक बकेट बाल्टी के अंदर पानी डालकर उसको हम घुमाते हैं तो उस बाल्टी के अंदर जो पानी है वो गिरता नहीं है, इवन के बाल्टी बिल्कुल टॉप पोजीशन पे ऊपर पहुंच जाती है। तो उस वक्त पानी जो बाल्टी है नीचे से खाली है, पानी नीचे गिर सकता है लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं गिरता। तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि हम उस बाल्टी को सेंटर सर्कल में रोटेट करवाकर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके रिएक्शन के तौर पर उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होती है वाटर पे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब वाटर पे अप्लाई हो रही है तो वो वाटर को सर्कल से बाहर ले जाने की ट्राई करती है, लेकिन आगे क्या होगी, बकेट, तो वो बकेट से बाहर नहीं निकल सकती। तो इस वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो वाटर होता है वो नहीं गिरता। एमसीक्यूज नंबर 17, ए ब्लॉक ऑफ मैस 10 kg इज हैंगिंग बाय स्ट्रिंग। एक ब्लॉक है जिसका मैस 10 kg है, उसको एक स्ट्रिंग से हैंग किया गया है। हाउ मच टेंशन इज प्रोड्यूस्ड इन दी स्ट्रिंग। मैस गिवन है, टेंशन उसमें कितनी होगी, तो जितना वेट होगा उस ऑब्जेक्ट का उतनी उसमें टेंशन होगी, यानी कि हम वेट फाइंड कर लेते हैं। मैस हमें गिवन है, टेंशन कैलकुलेट करनी है, वो टेंशन इक्वल होगी उसके वेट के, वेट इक्वल होता है mg के, तो T इक्वल टू मैस 10 गिवन है, g की वैल्यू 10 होती है तो ये 100 न्यूटन आ जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एमसीक्यूज नंबर 18 है, द फोर्स विच मूव्स द कार इज। वो फोर्स जो कार को मूव करती है वो कौन सी फोर्स है? फोर्स डिवेल्प्ड बाय इंजन, इंजन की फोर्स हो, लेकिन ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर है। किस वजह से? हम बाकी ऑप्शंस का इस ऑप्शन के साथ कंपेयर करते हैं। फोर्स डिवेल्प्ड बाय इंजन, इंजन फोर्स प्रोड्यूस कर रहा हो कार को चलाने के लिए, लेकिन टायर और रोड के दरमियान में फोर्स ना हो तो कार आगे मूव नहीं करेगी। वेट ऑफ कार, कार वेट का बेशक मौजूद हो, लेकिन अगर रोड और टायर के दरमियान में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नहीं है तो कार मूव नहीं करेगी। इसी तरह वाटर स्पिल्ड ऑन द रोड, अगर रोड के ऊपर वाटर हो तो फिर तो फ्रिक्शन है ही नहीं, फिर तो कार मूव नहीं करेगी। तो जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर। अब जो कार मूव करती है वो रोड और टायर के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है उसकी वजह से मूव करती है। इसके बाद लास्ट एमसीक्यूज है इस चैप्टर का, एमसीक्यूज नंबर 19, नेट फोर्स ऑन द बॉडी फॉलिंग इन एयर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू। एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ एयर में मूव फॉल कर रहा है, उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगी?
तो जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के MCQs थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।